नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। 19 जिलों से एक भी अंतिम आवेदन प्राप्त न होने और कई जिलों से बहुत कम आवेदन मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया। शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी BSA को योग्य शिक्षकों से अधिक आवेदन कराने के निर्देश दिए। शिक्षक अब प्रेरणा पोर्टल पर 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज से सबसे अधिक 5 जबकि कई जिलों से केवल एक आवेदन ही प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार 8 जुलाई को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हस्तकला संकुल में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य विभाग के स्थायी और संविदा कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ सभी जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को SBI अधिकारियों के साथ समन्वय कर योजना और MOU के लाभों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं के लिए निःशुल्क IAS PCS आवासीय कोचिंग योजना शुरू की है। 5 जुलाई को प्रवेश परीक्षा में 10,175 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चयनित 865 छात्रों को 7 आवासीय कोचिंग क्षेत्रों में मुफ्त कोचिंग, हॉस्टल, भोजन, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर 31 मई 2027 तक चलेंगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की प्रशासनिक सेवाओं में जाने की राह बाधित न होने देना है। उत्तर प्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान के लिए चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में अब तक 2.38 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 82.59% है। गाजियाबाद और रामपुर में 100% फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। प्रदेश में 26 सितंबर 2026 तक सभी 2.88 करोड़ किसानों का पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान और अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। अंश निर्धारण का कार्य भी 87.53% पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा सुधार करते हुए सरकारी ग्राम सभा, नजूल, आरक्षित, निष्क्रांत और शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय विशेष पीठ की व्यवस्था लागू कर दी है। राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल के अनुसार ये निर्णय राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत लिया गया है। लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद में गठित विशेष पीठ हर बुधवार को इन मामलों की सुनवाई करेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य भूमि विवादों का पारदर्शी, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर शनिवार को लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। नितिन नवीन ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, NDA नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ कई बैठक करेंगे। रविवार को वे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे, दान, भूमि खरीद और निर्माण कार्यों से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने नगदवार डिजिटल दान, बैंक खातों, लेखा अभिलेखों, निर्माण अनुबंधों और भूमि खरीद की समग्र जांच कराने की बात कही। अजय राय ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संरक्षण और आंतरिक ऑडिट में गंभीर चूक हुई है। उन्होंने निष्पक्ष, समयबद्ध जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रयागराज में किसानों के जल सत्याग्रह को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रदेश व्यापी प्रदर्शन फिलहाल वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ जमीन अधिग्रहण, सर्किल रेट, अवैध कब्जों और किसानों की अन्य मांगों पर सकारात्मक वार्ता जारी है। टिकैत ने स्पष्ट किया कि बातचीत जारी रहेगी। राम मंदिर दान चोरी मामले पर उन्होंने SIT जांच का समर्थन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कथित गबन की पूरी रकम की रिकवरी सुनिश्चित करने की मांग की। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए सेवादारों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा और केवल स्वच्छ चरित्र वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी। सभी सेवादारों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो और मंदिर की गरिमा बनी रहे। भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, संख्या, वेतनमान और अन्य मानकों पर अंतिम निर्णय 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में लिए जाने की संभावना है।
राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के विवाद के बीच भाजपा नेता एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने 4 वर्ष पहले ही इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों में शुरुआत से ही गड़बड़ियां रही हैं और इसी कारण वे अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। ब्रजभूषण ने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग दोहराई। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जाँच कर रही SIT को जाँच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे आगामी चुनावों की रणनीति को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मामले पर मौर्य ने कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए निवेश समझौतों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई MOU कागजी और अनरजिस्टर्ड कंपनियों के साथ किए गए जिनका वास्तविक निवेश में कोई योगदान नहीं है। अखिलेश ने इसे भ्रष्टाचार का टूर्नामेंट बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी परियोजनाएं जमीन पर लागू हुई। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में निवेश को लेकर नई बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर मैदान से जुड़े कथित गबन मामले पर कहा कि SIT जांच जारी है और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन, दस्तावेजों और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही हैं। राजभर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय जाँच पूरी होने का इंतजार किया जाए और श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। केंद्र सरकार ने NH 34 पर 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत लगभग 7,145 करोड़ रुपए है। 4 लेन का यह हाईवे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। इसके बनने से कानपुर से कबरई का सफर 3.5 घंटे से घटकर लगभग 1.5 घंटे तक रह जाएगा। परियोजना से बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। NHAI ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे BOT मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, बरेली में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। हवा 40 से 60 किलोमीटर घंटा तक चल सकती है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन उमस बनी रहेगी। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।